पिक्चर खत्म नहीं हुई है। ये तो ट्रेलर था। ये ऑपरेशन सिंदूर सस्पेंड नहीं हुआ है। उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि जी चाइना ने बड़ी मदद की हमारी पाक फिजाई को जंग जीतने में, क्योंकि उन्होंने जंग के दौरान अपने सैटेलाइट से उनके रेडार सारे जैम कर दिए और पाक फिजाई को कहा कि जाओ हमला करो। ये एब्सोल्युटली विजिट मतलब बेसलेस है और ये रिडिकुलस है। मैं कहना चाहूंगा कि पाक फिजाइया की शाइनों का सारा क्रेडिट आप चाइना को दे रहे हैं कि ब्लाइंड कर दिया। बिल्कुल ब्लाइंड नहीं किया। आपके चैनल पे मैं सौराब से भी उस दिन बात कर रहा था कि पाक फिजाइया की शाइनों को सलाम है जो आपकी उम्र के लोग वहां बैठे हुए थे। और यकीन करें मुझे लगता था कि ये इधर आके बैठ गए, शायद यूनिवर्सिटी नहीं गए। आज ये यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट थे इतने यंग जिन्होंने जंग लड़ी है। आप उनको डिबेट को मोटिवेट करना चाह रहे हैं कुछ लोग। 65 वॉर की 17 दिन जितने हमने बीमारी ये टनेज फेंका था हिंदुस्तान पर, कि वो टनेज जो 17 दिन में पाक फिजाई ने हिंदुस्तान पर बम गिराए गए थे, इन 5 घंटों में 10 तारीख को हमने ज्यादा टनेज गिराई है हिंदुस्तान पर। तीसरा जो हमने मिशन किया था 10 तारीख की सुबह को, जिसका मैं कह रहा हूं कि हमने 65 की जंग से ज्यादा टनेज फेंकी, वो था वॉर टेमिनेशन या डिनायल मिशन। और एनवायरमेंट किधर चला गया? 6 जहाजों की शूटिंग और एनवायरमेंट दुनिया का किधर चला गया? एक माहौल बदल कर रख दिया हिंदुस्तान को मेंटली। उनकी एयरफोर्स को हमने ये मैसेज दे दिया, इतना खतरनाक एनवायरमेंट उनके अगेंस्ट दिया कि अगर आप लड़ेंगे तो जहाज गवाएंगे, अगर जमीन पर लड़ेंगे तो हम कोई एरिया तुम्हारा छोड़ेंगे नहीं। तुम्हारे 16 एयर बेसिस को हम 5 घंटे में हिट करेंगे और सबसे बढ़कर S-400 को भी हिट करेंगे। इनाम समझिएगा कि जो आज हमने किया वो कल भी करेंगे। हमारे लड़कों ने, नौजवानों ने सल्यूट आपको इतनी एज ले ली है कि हिंदुस्तान आज भी सोचे तो मैं 8-10 साल हमारे से पीछे है जिस स्पीड पे हमारी पाक फिजाई ने काम किया है। वेलकम जी सियासत डॉट पीके से। मैं हूं कार बगा और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एयर कमोडोर खालिद चिश्ती। खालिद चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, जंग हुई और खत्म हो गई, उसके बाद अब आफ्टर इफेक्ट्स आ रहे हैं। भारत बार बार सर दोबारा दोबारा धमकियां दे रहा है। खबरें ये आ रही हैं कि ये सीज फायर आर्जी है और रीग्रुपिंग हो रही है। कभी भी कोई भी अटैक हो सकता है, क्या सिचुएशन है? पहले मैं आपके चैनल का फायदा उठाते हुए कि बड़ी दूर तक आपकी रीच है, एक डिनायल या रिबटल करना चाहूंगा। वो है पिछले साबका पाक फिजाई के जो सरबराह थे एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान, वो चीफ थे जब अभिनंदन के साथ शूट किया गया था। उनके नाम से कुछ सीनियर जर्नलिस्ट एक आर्टिकल या कोटेशन चला रहे हैं सोशल मीडिया पर, कि उन्होंने कहा है कि C-17 जो बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट जहाज होता है अमेरिका का, वो हिंदुस्तान में आ जा रहे हैं, असला छोड़ रहे हैं और उनको डिलीवरी की जा रही है प्रॉम्प्टली बाय एयर वेपन्स की। ये उनको कोट करते हुए कहा जा रहा है और उनका ख्याल ये है, ये मीडिया में कहा जा रहा है कि एयर चीफ मार्शल मुजाहिद का ख्याल ये है कि ये एक और अटैक बहुत जल्द आने वाला है। मैंने ये जानते हुए कि मैं उनको बहुत सालों से जानता हूं और मुझे लगता था कि वो तो उस वक्त भी मीडिया पर नहीं आए थे जब अभिनंदन का जहाज शूट हुआ था और वो खुद एयरफोर्स के चीफ थे। तो मुझे बड़ी डिस्कनेक्ट सा लगा। तो मैंने परसों उनसे तकरीबन पौना घंटा तफसील से बात की और उन्होंने मुझे टोटली डिनाई किया कि ना मैंने कोई बयान दिया है, ना कोई आर्टिकल लिखा है, ना कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली है और ना मैं कोई बात की है। पहली तो ये है। और जाहिर है जब कोई गलत बयानी फॉर्मर एयरफोर्स चीफ के नाम से की जाएगी तो लोगों में एक एहसास से यकीन होगा कि शायद सच है, क्योंकि एयरफोर्स चीफ जो फॉर्मर थे उसकी तरफ से आती है। मैं आपके नाज़रीन को बताता चलूं, जो प्रेजेंट एयर चीफ हैं एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू, इनसे पहले वो मुजाहिद अनवर साहब भी चीफ थे। तो उनकी तरफ से उन्होंने मुझे इजाजत दी कि जरूर मीडिया पे डिनाई करें कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की कि C-17 और बहुत बड़े ट्रांसपोर्ट जहाज आ रहे हैं वेपन्स लेके। और ये सबसे बड़ी बात वजह यही बन रही है मिस इन्फॉर्मेशन की। तो मैंने समझा कि सबसे पहले मैं आपके चैनल के तवज्जुह से वो डिनाइल कर दूं। उन्होंने मुझे इजाजत दी थी कि मैं जरूर इसको डिनाई करूं। एक बात तो ये है। दूसरी एक डिनाइल एक और भी अगर आपके मैं चैनल के जरिए कहना चाहूँ कि वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है। एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो उन्होंने एक कल परसों बयान दिया कि जी चाइना ने बड़ी मदद की हमारी पाक फिजाई को जंग जीतने में, क्योंकि उन्होंने जंग के दौरान अपने सैटेलाइट से उनके रेडार सारे जैम कर दिए और पाक फिजाइये को कहा कि जाओ हमला करो। ये एब्सोल्युटली विजिट मतलब बेसलेस है और ये रिडिकुलस है। मैं कहना चाहूंगा कि पाक फिजाइया की शाइनों का सारा क्रेडिट आप चाइना को दे रहे हैं कि ब्लाइंड कर दिया। बिल्कुल ब्लाइंड नहीं किया। आपके चैनल पे मैं सौराब से भी उस दिन बात कर रहा था कि पाक फिजाइया की शाइनों को सलाम है जो आपकी उम्र के लोग वहां बैठे हुए थे। और यकीन करें मुझे लगता था कि ये इधर आके बैठ गए, शायद यूनिवर्सिटी नहीं गए। आज यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट थे इतने यंग जिन्होंने जंग लड़ी है। आप उनको डिबेट पर मोटिवेट करना चाह रहे हैं कुछ लोग और बहुत बड़े नाम है। और मुझे अफसोस हुआ और मैंने आई अपोलोजाइज कि मैं आपके चैनल पे स्टार्ट से ये कर रहा हूँ। लेकिन आप जैसे नौजवानों को ये यकीन होना चाहिए और अपना फेथ जो उन्होंने पाक फिजाइया पे और आर्म फोर्सेस पर डेवलप किया है, उसको अंडरमाइन या डिल्यूट नहीं करने देना चाहिए किसी को। सो आई थॉट एक तो मैं इससे स्टार्ट करूँ आपका। आपकी बात सही है, जंग शुरू हो गई, जंग खत्म हो गई।
लेकिन जंग शुरू होने में पाक फिजाइया का बहुत बड़ा रोल था एज कम्पेयर टू दूसरी फोर्सेस में, कोई शक नहीं है। जी। और मैं अक्सर कह रहा हूँ कि पाक फिजाइया ने जो आखिरी दिन बॉम्बिंग की थी, और मैं रिपीट कर देता हूँ अगर आपके चैनल पर नहीं कहा, कि 1965 वॉर की 17 दिन जितने हमने बमबारी या टनेज फेंका था हिंदुस्तान पर, मैंने कंफर्म किया है अपनी रिसर्च के मुताबिक। मैंने अपनी यूट्यूब पे क्योंकि 65 वॉर पूरी कवर की थी, मैंने टनेज निकाली थी, तो मैं आपसे दोबारा शेयर करता हूँ कि वो टनेज जो 17 दिन में पाक फिजाइया ने हिंदुस्तान पर बम गिराए गए थे, इन 5 घंटों में 10 तारीख को हमने ज्यादा टनेज गिराई है हिंदुस्तान पर, जिससे वॉर टर्मिनेट होने में बहुत मदद मिली है। वजह की ये है कि मैं दोबारा अर्ज करता चलूं कि जो पहले हमने ऑपरेशन किए थे, वो आपको याद होगा, श्रीनगर पर जहाज लैंड करा दिए इमरजेंसी में, फिर हमने उनके 6+1 जहाज शूट किए। वो हम थे वॉर डिटरेंस मोड में, कि किसी तरह जंग से बचा जा सके, हिंदुस्तान को कीमत बताई जा सके कि तुम्हें ये कीमत देनी पड़ेगी। और ये जहन में रखिएगा कि हमने कीमत सिर्फ लीडरशिप से ली है, हमने किसी और पब्लिक से नहीं लिया है। साइबर कमांड फोर्स, जिसका वो मैंने जिक्र किया कि मिस रीडिंग किसी की इंफॉर्मेशन दी जा रही थी और जैम कर दिया गया, वो पाक फिजाइया के आपकी उम्र के नौजवानों ने जैम किया है। जितनी इंटीग्रेशन की थी साइबर कमांड की, एरोस्पेस की, वो पाक फिजाइया की शाइनों ने किया जो जमीन पर बैठे होते थे। उनकी हमने ग्रिड स्टेशन ब्लॉक कर दिए, उनके इंटरनेट हैक कर दिया, उनकी वेबसाइट हैक कर साथ साथ डाटा डिलीट कर दिया, उनके ट्रेनों का निजाम दरम बरम कर दिया, हमने एयर ट्रैफिक को इंटरफेयर कर दिया। फिर हमने इंसानी जानों के बदले बहुत जल्द उसको लेट को करके रिलीज कर दिया था। तो ट्रिब्यूट, वंस अगेन सल्यूट टू दोस यंग वॉरियर्स, जो बैठे तो जमीन पर थे, लेकिन उन्होंने उड़ने वाले पायलट से कम कंट्रीब्यूट नहीं किया। जी। और भारत जो कह रहा है कि दोबारा हम करेंगे, और अब 7 सफारती कोई ग्रुप बना के भेजे उन्होंने, पूरी दुनिया को ये यकीन दिलाया जाए कि भारत में दहशतगर्दी होती है और पाकिस्तान करवाता है। ये हो सकता है? कोई आपको लगता है कि आप चल रहा है अंदर? क्योंकि अभी भारत के पास तो फेस सेविंग तो चाहिए, अभी तक तो नहीं मिल सकी। ये आपने खुद ही आखिर में बड़ा अच्छा जवाब दे दिया कि भारत को फेसिंग तो चाहिए, अभी तक तो नहीं मिल सकी। देखिए, भारत को बिल्कुल चाहिए। 1.4 बिलियन लोगों का ये मुल्क है। आप जेनों में हाइप क्रिएट करते हैं, उधर भी बहुत नौजवान हैं आप जैसे, उनके जेनों में जब आप एक बागियाना रेबल किस्म के एडवेंचरिज्म के ख्यालात कर देंगे, हम पाकिस्तान को आज ही पनिशमेंट कर देंगे और पता नहीं किसी जगह नहीं छोड़ेंगे, तो फिर जाहिर है आपने तो के लिए कुछ तो करना होता है। अब दो फ्रंट पे वो कर रहे हैं। उनके डिफेंस मिनिस्टर का बयान सुने, वो माशाल्लाह फनी बात करते हैं, मैं तो हैरान होता हूँ। बड़ा इम्प्रेस भी होता हूँ बाज दफा कि बड़े रियलिस्टिक हैं, हकीकत पसंदाना है। मैं कल परसों से बड़ा इम्प्रेस उनसे फिर रहा हूँ जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं। और आप सोचेंगे कि मैं दूसरे मुल्क में बैठकर उनसे इम्प्रेस क्यों हो रहा हूँ। वो अपनी पल्स समझते हैं अपने लोगों की। 1.4 बिलियन जो लोग हैं, वो ज़ाहिर है फिल्मों के बहुत शौकीन है, बहुत बड़ी उनकी इंडस्ट्री है, कोई मैच ही नहीं है किसी का। उन्होंने एक बयान दिया कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये सस्पेंड हुआ है, खत्म नहीं हुआ, ये ट्रेलर था। और उन्होंने लफ्ज यूज किया, अभी असली पिक्चर बाकी है। तो आप इसमें से लफ्ज निकाल लें, सारे बॉलीवुड वाले लफ्ज हैं। पिक्चर खत्म नहीं हुई है, ये तो ट्रेलर था, ये ऑपरेशन सिंदूर सस्पेंड नहीं हुआ है। उनकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर का नाम रजिस्टर्ड कराने के लिए 4 बॉलीवुड के जो प्रोड्यूसर हैं उनमें झगड़ा चल रहा है। वो कॉपीराइट लेना चाहते हैं इस नाम का कि ऑपरेशन सिंदूर की फिल्म मैंने बनानी है। तो डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात बिल्कुल ठीक है कि ये ऑपरेशन सिंदूर सस्पेंड हुआ है और ये जारी रहेगा इंशाल्लाह ताला बॉलीवुड में। ठीक है, जमीनी और इंडिया पाकिस्तान की सरहदों पे अब इसका नामो निशान नहीं मिलेगा हमें। देखिए, हमने जितनी डिटरेंस किया ना, मैं आपको क्विक आपके व्यूअर्स को बताते चलूं, हमने पहला राउंड किया था डिटरेंस का, जो मैंने कहा कि 4 राफेल फोर्स लैंड कराए थे जो श्रीनगर पर, और फोर्स लैंड कम कराए थे, वो पैनिक लैंड कराए थे। मैं उसको पैनिक लैंड कहता हूँ। वो इसलिए कराए थे, उनके पीछे भी पूरा एंट्रॉच और ऑर्केस्ट्रेटेड एक मिशन था उस दिन भी। उस दिन उन्हीं ग्राउंड पर बैठे हुए जांबाजों ने जैम कर दिया, उनकी डिसोरिएंटेशन कर दी, उनकी सिचुएशनल अवेयरनेस डिग्रेड कर दी, उनका कॉन्फिडेंस शैटर कर दिया कॉकपिट के अंदर बैठे हुए। ना उनका राब्ता हो रहा था दूसरे पायलटों से, ना उनको अपडेट मिल रही थी रेडार से, ना उनको ये समझ आ रही थी मेरा दुश्मन किधर है, उनकी कम्युनिकेशन इंटरप्ट कर दी। ये करने के बाद हमने उनका सिचुएशनल डिग्रेड कर दी, उनके ज़हनी तौर पर उनका कॉन्फिडेंस शैटर हो गया। उनको अपने आप में अभिनंदन नजर आना शुरू हो गया कि कहीं मैं भी तो नहीं शूट हो जाऊंगा। और वो जाकर श्रीनगर लैंड कर गए। ये हमारी पहली वार्निंग थी उनको, जो हमने मैसेज भेजा कि अगर जंग होती है तो इस तरह की सिचुएशन का और ये एनवायरनमेंट आपको देंगे, या इस एनवायरनमेंट में आपको हमारे खिलाफ लड़ना पड़ेगा। उनको समझ नहीं है, एब्सोल्युटली कोई मसला नहीं है। 7 तारीख आती है, 7 की सुबह उन्होंने फिर 72 जहाज भेजे। उसमें से 33 जहाज मैंने कंफर्म किया अपने सोर्सेज से कि 33 जहाज राफेल थे, 36 में से 3 मेंटेनेंस की वजह से ग्राउंड पर थे। बाकी कुछ 37 के करीब और जहाज इकट्ठे किए टॉप ऑफ द लाइन। ये भी मैं आपको बताता चलूं, मैं वर्किंग कर रहा था अपनी स्टडी के दौरान, तो मैंने देखा कि दुनिया के अगर टॉप 10 फाइटर जहाजों को अगर लिस्ट करूं,
उस वक्त हवा में 4 बेस्ट उसमें से दुनिया के, हिंदुस्तान के उस 72 जहाजों में शामिल थे। उन्होंने भेजे, और मकसद यही था, मैं रिपीट कर रहा हूं तो माजरत चाहता हूं, कि मकसद ये था कि 20 के करीब स्टैंड ऑफ वेपन मारेंगे पाकिस्तान के अंदर रहते हुए। स्टैंड ऑफ, आप सबको समझ आ गई है। आदि टर्मिनोलॉजीज तो माशाल्लाह आप जैसे नौजवान आप समझते हैं स्टैंड ऑफ वेपन्स क्या होते हैं। अपने मुल्क में रहते हुए वो फायर करना चाहते थे। और 50 के करीब जहाजों का मकसद सिर्फ एक था, टू शूट एनी पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट। ये उनका अल्टीमेट मिशन था कि पाकिस्तानी जहाजों को गिराना है, नंबर काउंट कराना है, अभिनंदन का बदला लेना है, राफेल की दाग बिठा देनी है। उल्टा अपने 6 जहाज जाया कराए, अनमैन्ड एक ड्रोन भी एक मारा पाक फजाई ने, 6+1। परसों मैंने पाक फजाई से रब्ता करके कंफर्म किया, उन्होंने मुझे एश्योर्ड कराया कि छठा जहाज जिसका रैकेज नहीं मिल रहा था, अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड थे कोई हफ्ता पहले, तो ठीक। मैंने छठा जहाज कहा था और फिर मैं रुक गया था, और मुझे पूछा था मीडिया के लोगों ने कि छठा क्यों आप कह रहे हैं, पहले 6 थे और अब 5 क्यों हो गए। पाक फिजाई ने कहा था कि छठा रैकेट जब जमीन पर हमें कंफर्म नहीं होगा, उस वक्त तक क्लेम नहीं करेंगे। हालांकि हमें अपने पायलट्स की कंफर्मेशन मिल चुकी है, और उन पायलट्स को मैं मिलकर आया था, मुझे पता था वो झूठ नहीं बोल सकते, उनके पास बड़ा साउंड सिस्टम है जहाज के अंदर लगा हुआ, जहां से उनको कंफर्म होता है। तो हमने छठा जहाज अब कंफर्म किया है, क्योंकि वो रैकेज श्रीनगर के दूर पहाड़ों में बर्फ पर गिरा था, वो अभी हमने कंफर्म कर पाए हैं जमीनी इंटेलिजेंस और दूसरे सोर्सेज से। तो मैं ये अर्ज करता चलूं कि हमने दूसरा राउंड भी डिटरेंस कैटेगरी में रखा था, क्योंकि हम पोस्ट वॉर बात कर रहे हैं। ठीक। तीसरा जो हमने मिशन किया था 10 तारीख की सुबह को, जिसका मैं कह रहा हूं कि हमने 65 की जंग से ज्यादा टनेज फेंकी, वो था वॉर टर्मिनेशन या डिनायल मिशन। वो डेटरेंस मिशन नहीं था। अब जंग बस उन्होंने हमारे क्योंकि ऊपर मिसाइल पे, आपने नोट किया होगा, उसी रात 6 की रात उन्होंने हमारे 6 बेसिस पर हमला किया। उन्होंने हमारे अंदर 2 दिन हमें ड्रोन मारते रहे, हमने 91 इंटरसेप्ट कर लिए। दुश्मन ने मिसरीड किया, उन्होंने कैलकुलेट किया कि शायद दो चीजों, उन्होंने 2 फ्रंट पे हमें मिसरीड किया। एक, उन्होंने समझा कि हमारे अंदर काबिलियत या काबिलियत नहीं है या कैपेसिटी हमारी नहीं है टू हिट बैक, एक बात। दूसरा, उन्होंने मिसरीड किया कि अगर काबिलियत है हमारे अंदर तो हौसला नहीं। तो ठीक है। आपने नोट किया, अगले दिन फिर हमने जो रिटेलिएटरी स्ट्राइक की थी उसने जंग रोकी थी, और वक्त इंशाल्लाह ताला आपको बताएगा, ये क्लिप संभाल कर रखिएगा, कि अमेरिका ही आपको बता देगा कि हिंदुस्तानी भागे आए थे कि किसी तरह जान बांध करवा लें। जी। सर, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं स्विमिंग कर रहा था, मुझे सिक्योर फोन पर कॉल आई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, उन्होंने कहा कि गुजारिश आ रही है जंगबंदी की। तो मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह करें। ये बिस्मिल्लाह होने के बाद सर शाम तक हमने दिन को दोपहर को सिंध में उन्होंने फिर बमोस मारे हमारे किसी एयरबेस पर। तो ये क्या था फिर, एक उधर से दरख्वास्त भी आ रही है, जंगबंदी की भी हो रही है, हमने जंगबंदी कर भी दी। उससे पहले सुबह भी इंडियन जो उनकी फौजी तर्जमान थी सोफिया कुरैशी, उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान अगर रुक जाए तो हम मजीद एस्केलेशन नहीं चाहते। तो फिर ये कैसे मसाइल आए और फिर हमने इन्हें इंटरस्पेक्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि तब तो जंगबंदी हो चुकी थी। मेरे नॉलेज के मुताबिक सारी बमबारी रात को हुई थी, 6 और 7 की दरमियानी रात हुई थी। 7 के दिन को मेरे नॉलेज में कोई ऐसी नहीं है जो बाद में किया और पाकिस्तान रिटेलिएट ना किया हो। सोफिया कुरैशी ने जो अपना बयान दिया था वो उस हिटिंग के बाद दिया था जो पाकिस्तान ने मैसिव रिटेलिएशन की थी कि हम भी तैयार हैं। उसके बाद कोई नहीं हुआ। जहां तक आपका सवाल है कि मिसाइल आए कैसे, बेशक 6 तारीख को ही आए या 6 की गलत सुबह आए, वो इसलिए देखिए, आप सब नौजवानों को और हमारी कौम को समझना चाहिए कि ये ऑनगोइंग रेस होती है बिटवीन डिफेंस एंड ऑफेंस। दुनिया में वेपन हर वक्त बन रहे होते हैं ऑफेंसिव के लिए भी, और हर वक्त जो डिफेंड करने वाले हैं वो भी बना रहे होते हैं अपना सिस्टम। तो इट इज जस्ट लाइक कंप्यूटर। ये नहीं होता कि जो हमने पिछले हफ्ते कंप्यूटर खरीदा था आज उससे अच्छा कंप्यूटर उससे अच्छा होगा, वो काउंटर करेंगे। तो ये ऑनगोइंग होती है। ये हमारी कौम को एक कीमत देने के लिए तैयार रहना चाहिए। पाकिस्तान के इर्द गिर्द में सारे आप जैसे यंग मैन और सबको अपने कंट्री मैन हमवतनों को कहना चाहता हूँ कि प्लीज, जब हम हिट बैक करते हैं उसका मतलब ये नहीं होता कि हमने कोई 100 मील ऊंची कंक्रीट की दीवार पाकिस्तान के इर्द गिर्द बनाई हुई है, कोई मिसाइल आएगा हिट हिट होकर उससे तबाह हो जाएगा पाकिस्तान एंटर होने से पहले। ऐसा नहीं होता है। जंग की कीमत दी जाती है और देनी पड़ती है। कंटिन्यूस वेपन्स डेवलप होते हैं। आज हम कोई काउंटर करने का ले लेंगे, हिंदुस्तान का उससे अच्छा वेपन खरीद लेगा जो उसका तोड़ हमारे पास नहीं होगा। जब उसका वो लेंगे हम उसका तोड़ निकाल के काउंटर करें। तो ये एक ऑन गोइंग स्ट्रगल होती है टू स्टे रेलिवेंट। ये कभी नहीं होता कि पाकिस्तान के पास हर मिसाइल आ गया है जो रोक लेगा और हिंदुस्तान के पास कोई ऐसी चीज नहीं जब हम मारेंगे तो वो नहीं रुकेगा उससे। तो ये इतना बड़ा मुल्क है तो हमें वो ग्रांट करना पड़ता है, और इस कुर्बानी के लिए हमें तैयार रहना पड़ता है। ठीक है। और आइंदा के लिए बता दें, हमें तैयार रहना होगा जदीद मसाइलों के लिए या फिर साइबर अटैक्स के लिए, क्योंकि इस जंग में सबसे ज्यादा जो रेलिवेंट चीज थी वो साइबर था। जिस तरह जहाजों को जैम किया गया, ड्रोन्स को बेस से डिस्कनेक्ट किया गया। अब अगली हमारी कैपेबिलिटी क्या है और हमारा जोर किस तरफ है?
देखिए ये तो नोन फैक्टर है। पिछली जंगें देख लें, इराक देख लें, गल्फ देख लें, लीबिया देख लें, यूक्रेन देख लें, कोई जंग देख लें, एयर पावर ने अपनी रेलेवेंस एस्टैब्लिश कर दी है। जी मैं और आप कहने से कुछ नहीं, चाहे मेरा एयरफोर्स से ताल्लुक ना भी होता तो तब भी हम यही डिस्कस कर रहे होते थे कि एयर पावर बहुत यूनिक हो गई है, बहुत रेलेवेंट हो गई है। और आप वजह पूछें तो मैं आपके व्यूअर्स के लिए मैं आसान करने की कोशिश करता हूं। देखिए, एयर पावर या एयरफोर्स किसी भी हो, उसको मैं एयर पावर कह रहा हूँ, वो किसी मुल्क की भी हो सकती है। एयर पावर के पास पांच बहुत बड़ी एडवांटेज होती है। एक इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब है शॉर्ट नोटिस पे आप जा सकते हैं, आपने टैंक और जहाज और सबमरीन नहीं चलाने, चंद मिनटों में टेक ऑफ है। दैट मींस आपके पास इनिशिएटिव एक हो गया। दूसरा आपके पास होता है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि दुश्मन को पता ही नहीं है कि श्रीनगर आएगा, कि जामनगर आएगा, उधमपुर आएगा, भुज आएगा, ये जहाज जा किधर है। फिर तीसरी चीज होती है कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स, यानी आप कंसंट्रेट करते हैं कि कितने मैंने बॉम्ब इधर मारने हैं, कितने उधर मारने हैं, कौन सा वैरायटी देखें कितनी है। जब आप विद ड्यू रिस्पेक्ट टू टैंक्स और कैनन्स और आर्टिलरी, जब आप एक टैंक चलाते हैं तो दुश्मन को पता होता है इसके अंदर इतने मिलीमीटर का गोला लगता है, इतनी दूर तक ही जाता है। J-10C के ऊपर जब आप बॉम्ब लगाकर भेजते हैं तो दुश्मन गैस करता रहता है कि कौन से वेपन्स आ रहे हैं, स्टैंड ऑफ आ रहे हैं, आर्टिलरी आ रही है, बॉम्ब्स आ रहे हैं, रॉकेट्स आ रहे हैं, क्या है ये जो मारेगा हमें। तो इसका मतलब ये तीसरी ये चीज होगी। चौथी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है सरप्राइज एंड शॉक। आपने देखा भुज पे हमने क्या किया, सरप्राइज एंड शॉक। पांचवी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जब एयर पावर इंप्लॉय होती है तो एयर पावर एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कैपेसिटी रखती है। दैट मीन्स कि आप देखें कि क्या हुआ 10 तारीख को 5 घंटे की बॉम्बिंग और एनवायरनमेंट किधर चला गया, 6 जहाजों की शूटिंग और एनवायरनमेंट दुनिया का किधर चला गया। एक माहौल बदल कर रख दिया हिंदुस्तान को मेंटली, उनकी एयरफोर्स को हमने ये मैसेज दे दिया, इतना खतरनाक एनवायरनमेंट उनके अगेंस्ट दिया कि अगर आप लड़ेंगे तो जहाज गवाएंगे, अगर जमीन पर लड़ेंगे तो हम कोई एरिया तुम्हारा छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारे 16 एयर बेसिस को हम 5 घंटे में हिट करेंगे और सबसे बढ़कर S-400 को भी हिट करेंगे। तो आपने नोट किया कि कितनी जल्दी दुश्मन का बिलीव हमने बदल दिया, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस को शैटर कर दिया। उनका वॉर लड़ने के ऊपर जो मोटिव था उसको डेंट डाल दिया। जब वॉर फाइटिंग विल को आप तोड़ते हैं, कुवत को तोड़ देते हैं, इरादी को, तो अल्टीमेट आप वो काम करते हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, आखिरी जुमला मेरा इसके ऊपर है, साइबर कमांड सुप्रीमली इफेक्टिव थी इसके अंदर। अब क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से मैं उसके तरीके नहीं बता सकता, बट इतनी इफेक्टिव थी कि दुश्मन को जांच लेना चाहिए कि हमारी ये भी इंटीग्रेशन। और साइबर कमांड में भी रेस लगी रहती है, ये ना हम समझिएगा कि जो आज हमने किया वो कल भी करेंगे। हमारे लड़कों ने, नौजवानों ने सल्यूट को इतनी एज ले ली है कि हिंदुस्तान आज भी सोचे तो मैं 8-10 साल हमारे से पीछे है जिस स्पीड पे हमारी पाक फिजाई ने काम किया है। जी। आखिर में सर बता दें, करण थापर के शो में क्रिस्टन फेयर पाकिस्तान और इंडिया की उस रिलेशन की बड़ी क्रिटिक है, मगर उन्होंने भारतीय एयरफोर्स के उस बयानिए को उड़ा के रख दिया। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी होती है, जाफर एक्सप्रेस, ये भी जो है ये इंडिया करवाता है, ओपन सीक्रेट है। मगर हम यहाँ पर एक कमजोरी दिखाते हैं कि हम इंडिया देखें, वहां पर पहलगाम में हुआ, मुबैना तौर पर एक फॉल्स फ्लैग था, उन्होंने उसके ऊपर जंग मुसल्लत कर दी। हमारा जाफर एक्सप्रेस हुआ, हम BLA से लड़ते रहे, जबकि ये आपको भी और मुझे भी पता है कि उसके पीछे कौन था, फंडिंग कहाँ से आ रही थी, कैसे हो रही थी। ये जो जर्नलिस्ट है ना, इनका ट्रैक रिकॉर्ड आमतौर पर पाकिस्तान के खिलाफ रहा है। बाय द वे, ये भी उनको, हिंदुस्तान को हौसला रहना चाहिए कि हमने को अपनी प्लांट नहीं कर दी है जर्नलिस्ट के, वो हमारी फेवर करती है, जनरली हमारी फेवर नहीं करती। और आपको याद होगा कि अभिनंदन के टाइम पर भी इसने ये बयान दिया था और ये उसने फिर भी सच बोला था, और उसने कहा था पाकिस्तान का कोई जहाज नहीं जाया हुआ, ये रबिश है। उस वक्त हमने सपोर्ट, इसने हमें सपोर्ट किया था उस वक्त भी। अभी भी उसने वो लफ्ज यूज किया है जो शायद मीडिया में मुझे कहना भी अच्छा नहीं लग रहा, जो उसने यूज किया है। तो लेट इट बी क्लियर कि वक्त आएगा, आप जैसे नौजवान मीडिया वाले जब कैमरे और माइक लेकर पहुंचेंगे, जब जब भी मौका मिला तो हकीकत का एक एक चीज का खोज निकाल कर लाएंगे, एक एक चीज की वेरिफिकेशन करेंगे और एक एक चीज का दुनिया के सामने सबूत रखेंगे। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, कितनी देर आप कन्फाइन करें। करण थापर ने तो अपॉर्चुनिटी ले ली, उसको भी उन्होंने बंद कर दिया था, फिर खोल दिया। करण थापर का चैनल खोला है, लेकिन वो सवाल तो करेगा वो। आई रिस्पेक्ट हिम एज अ जर्नलिस्ट, जाहिर है बीइंग इंडियन उसकी अगर ओपिनियन कोई उनकी तरफ जाती है तो उतना मैं ग्रांट करता हूँ, बट आई रिस्पेक्ट हिम एज अ जर्नलिस्ट। और उन्होंने ऐसे ही सवाल किया था और दूसरी तरफ से भी जवाब ऐसे ही आया था कि ये गलत बिल्कुल बयानी है। और अभी एक है नहीं है, दर्जनों और आएंगे इंशाल्लाह।